नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कमरा भी अपनी एक खौफनाक कहानी बयां कर सकता है? होटल के कमरे नंबर 306 में घुसते ही मेरे साथ जो हुआ वह किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े कर सकता है। रहस्यमयी ठंडक, अनदेखी परछाइयां और अलमारी में छिपे ऐसे राज जो किसी की भी नींद उड़ा दें। क्या आप इस डरावनी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक ठंडी रात मैंने होटल के कमरे नंबर 306 का दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही एक अजीब ठंडक में शरीर कांपते हुए महसूस किया। दरवाज़ा लगते ही मैंने सुना कि किसी ने मेरे पीछे से मेरा नाम बुलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब शरीर भारी हो गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई और अनदेखी सी ठंडक महसूस होने लगी। अलमारी से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे किसी ने बुलबुलाए। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और एक पुरानी साड़ी, एक तस्वीर और कुछ पुराने चिट्ठे पाए। मैंने उन्हें पढ़ा और जो खुलासा हुआ वह सिर घूम जाने के काबिल था। कमरे की मालकिन एक युवती थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी। हाँ, यह वही कमरा था जहां उसकी आत्मा अब भी बसती थी, और यही कारण था कि मुझे वहां ऐसा महसूस हो रहा था। उस रात से मैं हर रोज उस कमरे में जाता और उस आत्मा के संग वार्तालाप करता जिसे अब मैं अपना दोस्त मानने लगा था। हाँ, कहानी अजीब है, लेकिन यह सच है। होटल के कमरे नंबर 306 का खौफनाक रहस्य जो अब मेरा हिस्सा बन गया है। कमरा नंबर 306 का रहस्य। उस रात के बाद होटल का कमरा नंबर 306 मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर रात ठीक 12 बजे मैं वहां जाता और उस अनदेखी आत्मा से बात करने की कोशिश करता। शुरू में वह सिर्फ हल्की सी सरसराहट या धीमी फुसफुसाहट के रूप में मौजूद रहती थी, मगर धीरे धीरे उसकी मौजूदगी और स्पष्ट होती गई। एक रात जब मैंने फिर से अलमारी खोली तो वहां रखे चिट्ठों में से एक जमीन पर गिर गया। जब मैंने उसे उठाया तो अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दीवारों पर अजीब सी छायाएं लहराने लगीं। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों मार दिया गया? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसका मतलब यह था कि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी? मुझे लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा में एक हल्की सी सिसकी गूंज रही थी। मैंने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। रिसेप्शन पर मौजूद एक बुजुर्ग कर्मचारी से मैंने 306 नंबर कमरे के बारे में पूछा। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश मत कर। जिसने भी जानने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। उसकी बातों ने मेरे मन में और भी जिज्ञासा जगा दी। मैं होटल के पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगा और आखिरकार मुझे 15 साल पुराना एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला। हेडलाइन पढ़कर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। होटल 306 में रहस्यमयी मौत, एक युवती की आत्महत्या या साजिश। उसके नीचे एक लड़की की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो मुझे अलमारी में मिली थी। रहस्य गहराता जा रहा था। उस रात जब मैं फिर से कमरे में गया तो मैंने उस युवती की आत्मा से संपर्क करने की ठानी। मैंने कमरे के बीचों बीच बैठकर धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? हवा अचानक ठंडी हो गई। अलमारी फिर से खुद ब खुद खुलने लगी और एक साया धीरे धीरे मेरे सामने आकार लेने लगा। हल्के हल्के उस युवती की धुंधली परछाइयां उभरने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मेरा नाम रंजना है, मेरी मदद करो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे सदियों से चुप्पी में कैद हो। कैसे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रंजना की आत्मा ने मुझे बताया कि उसकी हत्या उसके ही किसी करीबी ने की थी, लेकिन उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि सच्चाई दुनिया के सामने न आ जाए। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं यह सब छोड़कर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता, या फिर इस रहस्य की परतें खोलकर उस बेगुनाह आत्मा को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता। मैंने दूसरा रास्ता चुना, मगर मुझे यह नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था। रंजना की आत्मा से बात करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मैं न दिन में चैन से रह सकता था, न रात में सो सकता था। हर वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता, रंजना को किसने मारा? उसकी आत्मा कह चुकी थी कि उसकी मौत एक साजिश थी, लेकिन असली गुनहगार कौन था? होटल का कोई कर्मचारी
कोई मेहमान या कोई और? अगली सुबह मैंने होटल के पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। मुझे एक रजिस्टर मिला जिसमें 15 साल पहले उस रात होटल में ठहरे लोगों के नाम दर्ज थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दिन होटल में एक रंजीत मेहरा नाम का व्यक्ति भी रुका था। नाम जाना पहचाना लग रहा था। जब मैंने और गहराई से जांच की तो पता चला कि रंजीत होटल के मालिक का बेटा था। क्या यह महज इत्तेफाक था? मुझे लगा कि मुझे होटल के पुराने कर्मचारियों से कुछ पता चल सकता है। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक बूढ़ी महिला मिली, कमला ताई। वह कभी इस होटल में सफाई कर्मचारी हुआ करती थी। जब मैंने रंजना का नाम लिया तो उसका चेहरा फाक पड़ गया। बाबू, ये बात मत उखाड़ो, बहुत बुरा होगा, उसने घबराते हुए कहा। सच बताइए ताई, रंजना को किसने मारा? कमला ताई ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोली, रंजीत बाबू, वही था जिसने रंजना बिटिया की जान ली थी। कमला ताई ने बताया कि रंजीत और रंजना के बीच पहले प्यार था, लेकिन जब रंजना ने उससे शादी की बात की तो रंजीत मुकर गया। उसी रात उसने गुस्से में आकर रंजना का गला दबा दिया और उसकी लाश को होटल के ही एक गुप्त तहखाने में छुपा दिया। मैंने पूछा, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? कमला ताई की आंखों में आंसू आ गए। रंजीत के बाप ने पुलिस को पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया। सबको यकीन दिला दिया कि रंजना ने आत्महत्या की थी। अब मैं क्या कर सकता था? अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, मैं यह रहस्य जानकर चुप रहूं जैसे बाकी सबने किया। दो, मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रंजना की आत्मा को मुक्ति दिलाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। कमला ताई ने मुझे होटल के उस गुप्त तहखाने के बारे में बताया जहां रंजना की लाश छुपाई गई थी। रात के अंधेरे में मैं अकेला उस तहखाने में उतरा। सीढ़ियां गहरी थीं और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। आखिरकार मैंने जमीन पर जमी हुई एक पुरानी साड़ी देखी, रंजना की साड़ी, और उसके पास ही कुछ सूखी हड्डियां। यह वही जगह थी जहां उसकी लाश छुपाई गई थी। तभी अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। रंजना की आत्मा वहां आ चुकी थी। तुमने मेरी सच्चाई खोज ली, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने उससे कहा, अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं पुलिस को बताऊंगा। लेकिन तभी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह आवाज रंजना की नहीं थी, ये किसी और की थी। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने रंजीत मेहरा खड़ा था। उसके हाथ में एक धारदार चाकू चमक रहा था। तुम भी ज्यादा सवाल पूछने लगे हो, अब तुम्हें भी रंजना की तरह दफन करना पड़ेगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं फंस चुका था। लेकिन तभी रंजीत जैसे ही मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक कमरे की हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी। रंजना की आत्मा ने एक झटके में रंजीत को पीछे धकेल दिया। उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। वह चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में घुली एक अजीब सी ताकत ने रंजीत को उठाकर दीवार से पटक दिया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। रंजना की आत्मा अब मुक्त थी। रंजीत की मौत के बाद पुलिस ने तहखाने में मिली हड्डियों की जांच की। मामला फिर से खोला गया और पूरे होटल को बंद कर दिया गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या रंजना की आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी? क्योंकि जब मैंने उस कमरे को आखिरी बार छोड़ा तो मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, मैं अब भी यहां हूं। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में अब सिर्फ अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई। रंजीत की मौत के बाद सबको लगा कि रंजना की आत्मा मुक्त हो गई होगी, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ अभी भी अधूरा था। मैंने तहखाने में रखी हड्डियों की रिपोर्ट की जांच की और जो पता चला वो मेरे पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए काफी था। वो हड्डियां रंजना की नहीं थीं, तो फिर रंजना की असली लाश कहां थी? उस रात मैं फिर से कमरे में गया और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक रात के 3 बजे कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। एक सर्द हवा उठी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। फिर अचानक मुझे दीवार पर कुछ लिखा दिखा। तालाब पीछे
मैं समझ गया कि रंजना कुछ खाना चाह रही थी। मैंने होटल के पीछे बने पुराने तालाब की तरफ जाने का फैसला किया। अगली सुबह मैं होटल के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहां एक पुराना सूखा हुआ तालाब था। अब तक कोई इस जगह पर ध्यान नहीं देता था। मुझे यकीन था कि यहाँ कुछ छिपा था। मैंने मजदूरों की मदद से तालाब खुदवाना शुरू किया। कुछ ही घंटों बाद मिट्टी के नीचे से एक कंकाल मिला। डीएनए जांच में पुष्टि हुई, यह रंजना की ही लाश थी। अब सवाल यह था कि रंजीत को फंसाने के पीछे कौन था। मुझे होटल के पुराने मालिक शेखर मेहरा के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली। वह इस होटल का असली मालिक था और उसका बेटा रंजीत सिर्फ उसका नाम बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन असली अपराधी शेखर खुद था। शेखर और रंजना के बीच एक रिश्ता था, लेकिन जब रंजना ने शादी के लिए कहा तो शेखर ने उसे मारने का प्लान बना लिया। रंजीत को मोहरा बनाया गया और जब यह रहस्य खुला तो उसने खुद ही अपने बेटे को मारने की साजिश रची। असल में रंजीत दोषी नहीं था, बल्कि वह भी इस गहरी साजिश का शिकार था। मैंने इस रहस्य को पुलिस तक पहुंचाया। शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया और तब जाकर रंजना की आत्मा को शांति मिली। जब मैं आखिरी बार कमरे से बाहर निकला तो मैंने धीरे से फुसफुसाहट सुनी। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? कुछ दिनों बाद होटल फिर से खुला। कमरा नंबर 306 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जो भी रात को वहां से गुजरता उसे अब भी धीमी सिसकियां सुनाई देती। मैंने सोचा था कि रंजना की आत्मा को शांति मिल गई हो, लेकिन मैं गलत था। होटल में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। रंजीत की मौत और शेखर की गिरफ्तारी के बाद होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जब होटल फिर से खुला तो मेहमानों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। कोई कहता कि रात के 3 बजे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। किसी को दरवाजे पर खरोंचों के निशान मिलते। कुछ लोगों ने बताया कि आईने में किसी की परछाई दिखती है, लेकिन जब पलटकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। क्या रंजना की आत्मा अब भी भटक रही थी? मैं होटल के नए मैनेजर से मिला। उसने मुझसे कहा, हम इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम इसे बंद करने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। मैंने कमरे में जाने का फैसला किया। रात के 3:06 पर जैसे ही मैं अंदर गया मुझे वहीं सर्द एहसास हुआ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई और उसमें से वही पुरानी साड़ी बाहर गिर गई, लेकिन इस बार साड़ी पर ताज़ा खून के धब्बे थे। तभी दीवार पर खून से एक नाम लिखा जाने लगा, रवि। मैंने होटल के पुराने रिकॉर्ड फिर से खंगालने शुरू किए। इस बार मुझे रवि शर्मा नाम का एक कर्मचारी मिला जो 15 साल पहले होटल में काम करता था और रंजना का करीबी दोस्त था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रंजीत की मौत के बाद रवि अचानक गायब हो गया था। क्या रवि जिंदा था? मैंने उसकी तलाश शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि रवि अब एक आश्रम में रह रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। रवि, रंजना तुम्हारा नाम ले रही है। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपने लगा और फुसफुसाया, नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैं सिर्फ वहां था। रवि ने रोते हुए बताया कि उस रात शेखर और रंजना के बीच बहस हो रही। रवि वहां छिपकर सब देख रहा था। उसने देखा कि शेखर ने गुस्से में रंजना को धक्का दे दिया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। रवि डर गया और भाग गया, लेकिन शेखर ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने कुछ बताया तो उसे भी मार दिया जाएगा। डर के मारे रवि ने यह सच कभी किसी को नहीं बताया और हमेशा छिपा रहा। रंजना की आखिरी इच्छा अब सब कुछ साफ था। रंजना की आत्मा इसीलिए भटक रही थी क्योंकि एक गवाह अब भी जिंदा था जिसने सच नहीं बताया। मैंने रवि को समझाया कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। रवि ने हिम्मत जुटाई और सच बयान किया। शेखर, जो अब जेल में था, पर हत्या का नया केस चला और उसे उम्र कैद हो गई। रवि के बयान के बाद मैंने आखिरी बार कमरे में जाने का फैसला किया। रात के 3:06 पर जब मैं वहां पहुंचा तो कमरा अचानक रोशनी से भर गया। एक हल्की परछाई मेरे सामने आई। रंजना की आत्मा। उसने मुझे देखा, हल्का सा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो गया। क्या यह सच में अंत था? अब होटल के मालिकों ने कमरा नंबर 306 को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रात के 3:06 पर अगर आप उस बंद दरवाजे के पास खड़े हों तो आपको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। धन्यवाद। पर मैं अब भी यहाँ हूँ। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी रोमांचक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आप भी ऐसी किसी डरावनी घटना का हिस्सा बने हैं? अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।